बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजभवन में वसंत उत्सव 2025 का शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का होगा आयोजन। उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की 8वीं सामान्य सभा की बैठक। राष्ट्रीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में हुई बैठक। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। चारधाम यात्रा के तैयारियों में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य जारी। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। पुलिस भर्ती शारीरिक और मानक दक्षता परीक्षा सकुशल संपन्न। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के नेतृत्व में परीक्षा हुई संपन्न। और अवैध निर्माण को लेकर अलर्ट मोड पर एमडीडीए। अवैध निर्माणों की सूची बना रही है एमडीडीए। सूची में बड़े बड़े अवैध निर्माण शामिल। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। राजभवन में 3 दिन तक प्राकृतिक और सांस्कृतिक के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को वसंत उत्सव में आने का न्योता दिया। राज्यपाल ने कहा कि वसंत उत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। राज्य के ग्रीन टूरिज्म रूप में विकसित करने का समय आ चुका है। इस पुष्प प्रदर्शनी को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। यहाँ के पुष्पों की न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में मार्केटिंग की संभावनाओं को तलाश में भी किया जा रहा है। और पुष्प प्रदर्शनी में 15 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जिनमें 165 पुरस्कार दिए जाएंगे। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं वसंत उत्सव में 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न अनाथालयों में रहने वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों तथा रैग पिकर्स बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। वसंत उत्सव में पहली बार लिलियम प्रदर्शनी को प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जिसके लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो वहीं हर वर्ष की भांति वेजिटेबल गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग और हाइड्रोपोनिक खेती, टेरेरियम और शहद प्रसंस्करण को उसके संबंधित प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। कुछ अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज वसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस वसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। और आज सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर जिस प्रकार से हमने अपने फूलों को प्रदर्शित किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन है। एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट। गर्व है हमको अपनी पहचान के ऊपर में, उत्तराखंड की पहचान के ऊपर में। ये सचमुच एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक सशक्त माध्यम है। ये शिव जी के वरदान से हम 3 दिन 7, 8 और 9 तारीख इस उत्सव को मनाने वाले हैं। इसके अंदर में बहुत ही चीजें पहली बार की जा रही हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस, जितने भी विजिटर आएंगे उनकी गणना करना, उनका फीडबैक लेना, और बहुत ही मैं तो कहूंगा ये प्रभु का आशीर्वाद है कि 8 तारीख को वुमेन्स डे भी है। और हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। तो इस उत्सव के बीच में हम वुमेन्स डे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज एक चीज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि दून यूनिवर्सिटी की हमारी जो बेटियां हैं वो इकट्ठा एक मीडिया के रूप में आई। पिछले साल भी इन्होंने एकदम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम किया था। इस बार भी पूरे समाज का पार्टिसिपेशन देखकर अपने आप से अलग लग रहा है।
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी जी की पारदर्शिता, जन कल्याण की भावना और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रुड़की, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम इसको पशुओं के लिए भी करेंगे। जो पशुपालक हैं, पशुओं के लिए भी जेनेरिक दवाइयां ये दी जाएंगी। अब आप लगाइए कि हमारे गांव का जो किसानों को, तो किसानों के लिए क्या हो रहा है? अरे भाई यही तो हो रहा है। किसानों के लिए भी जो दवा वो 100 रुपए की खरीदते हैं वो 20 रुपए की मिल जाए, तो और क्या चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शीघ्र इसको अब पशुओं के लिए भी प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देश में 23 एम्स हो गए हैं। जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे तब देश में 6 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये बनाने का काम चल रहा है। इसी तरह से तो जीवन की रक्षक दवाइयां हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जिनको हम जीवन रक्षक औषधि कहते हैं। उन पर 36 दवाइयों पर आज भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी, जो सीमा शुल्क होता था, उसको समाप्त कर दिया है। वो दवाइयों के इंपोर्ट ड्यूटी ये अब भारत सरकार ने खत्म कर दी है। और 6 दवाइयां ऐसी हैं जिन पर केवल 5% कर दिया गया है। ये भारत सरकार की देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हम सब जानते हैं कि हमको कभी न कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको औषधियों की जरूरत नहीं होती होगी। लगभग सभी को औषधि की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसी तरह से जो जन आरोग्य योजना है, उसमें देशवासियों का एक बड़ा भारी डाटा है। तो उन सबके लिए उसमें फिर बीपीएल की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट केवल आपके पास एज की सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं 70 साल का हो गई हूं। तो 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का सालाना उनके लिए औषधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच 5 लाख रुपए तक का, ये उनके लिए व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी है। अब ये बताओ आप लोगों को किसको पता था? ये ईमानदारी से बताना किसको पता था? तो आज जब हम जनऔषधि दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, जब हम जनऔषधि दिवस के अवसर पर यहाँ पर हैं, तो बताओ ये अच्छा काम है कि नहीं है? पब्लिक को याद दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए? हमारी आशा बहनें दिलाएंगी सबको याद, सबका। चलिए, बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देखिए, तो वहीं उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की 8वीं सामान्य सभा बैठक राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की। बैठक में परिषद ने विगत वर्षों की आय व्यय और विवरण प्रस्तुत किया। तो वहीं पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या पर भी चर्चा हुई है। बैठक के एजेंडे पर बिंदुवार चर्चा की गई है और जिसमें कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से परिषद ने एक निजी कंपनी के सहयोग से तैयार डिजिटल उद्यान एवं प्लांट एलोकेशन सिस्टम की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। राज्य के किसानों के हित में राज्य में कृषि विभाग और अन्य सहयोगी विभागों की योजनाओं को डिजिटाइज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये कार्य राजस्थान सरकार के सहयोग और निजी कंपनी द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए परिषद ने 20 लाख रुपए व्यय को अनुमोदित किया है। राजकीय उद्यान चौबटिया स्थित नवनिर्मित भवन को परिषद को हस्तांतरित किए जाने के बाद कृषकों द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक रिटेल आउटलेट और रेस्टोरेंट की स्थापना का निर्णय लिया। इसके लिए परिषद ने 25 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया। बैठक में सेब की अति सघन बागवानी योजना और औद्यानिक प्रसंस्कृत उत्पादों के विवरण और राज्य के उत्पादों के प्रचार प्रसार से जुड़े
प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। राज्य में सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत नए सेब बागवान स्थापित करने वाले कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। तो बैठक के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ आगंतुक और कृषक प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांड्या ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है और यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रूट देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस भर्ती शारीरिक और मानक दक्षता परीक्षा में लगी पुलिस टीम ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सकुशल रूप से संपन्न करवाया। तो वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने भर्ती में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही भर्ती को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी के कंडोलिया मैदान में पुलिस भर्ती की शारीरिक और मानक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जनपद पौड़ी से 3,707 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिनमें से भर्ती प्रक्रिया के दौरान 2,764 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से 2,105 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती फिजिकल परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ऋषिकेश के सर्वहारा नगर में बुलेट शोरूम मालिक और पार्षद के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में एक पक्षीय कार्रवाई होने से दलित समाज भड़क गया है। दलित समाज ने कोतवाली में बुलेट शोरूम मालिक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर दलित समाज ने कोतवाली में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस कप्तान के कार्यालय जाकर गिरफ्तारी देने की चेतावनी दी है। और दलित समाज से जुड़े लोगों ने बताया कि सर्वहारा नगर में पार्किंग को लेकर पार्षद वीरपाल और बुलेट मालिक रंजीत के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पुलिस ने पार्षद पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बुलेट शोरूम मालिक और अन्य आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे दलित समाज में गुस्सा है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस की मामले में आरोपों पर जांच जारी है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। वीरपाल को ही नहीं चलेगी। चलिए आगे बढ़ते। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। रायवाला थाने के इंस्पेक्टर BL भारती ने बताया कि खांड गांव निवासी सुमन बाला के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात 5 मार्च को हुई थी। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा कर दिया है और आरोपियों की पहचान अनुज, असलम और बंटी के रूप में हुई है। तीनों आरोपी मेरठ और मुरादा नगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं जहां पर देखिए गौ तस्करों पर यहां पुलिस का एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर से ये खबर है जहां गौ तस्करों पर उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा शिकंजा, जहां पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गौ तस्करों से 2 अवैध असला बरामद और 1 गौ वंशों को कराया मुक्त। इसके साथ ही पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ और गौ तस्करों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर हुए घायल। 2 फरार तस्कर की तलाश जारी। इकबाल और अफजाल के रूप में हुई फरार आरोपियों की पहचान और इसके साथ ही घायल शातिर गौ तस्कर इब्राहिम और आरिफ जो है वो उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों घायल को उपचार के लिए अस्पताल पर करवाया गया भर्ती। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल में स्थिति का लिया जायजा। तो देखिए गौ तस्करों पर उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा शिकंजा, जहां पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करों से 2 अवैध असला भी बरामद किया गया है। 1 गौवंश को कराया गया मुक्त। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई थी मुठभेड़ और गौ तस्करों ने पुलिस पर की थी फायरिंग, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर हुए घायल। 2 फरार तस्कर की तलाश जो है अभी जारी है। इकबाल और अफजाल के रूप में हुई फरार आरोपियों की पहचान। घायल शातिर गौ तस्कर इब्राहिम और आरिफ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहां दोनों घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल में स्थिति का लिया जायजा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के गौवंश की रक्षा और गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस तत्पर है। इसी क्रम में कल देर रात एसओजी और काशीपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें गौ तस्करों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में 2 गौ तस्कर घायल हुए, जिनके पैर में गोली लगी और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 2 गौ तस्कर आरिफ और इब्राहिम ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2 गौ तस्कर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन गौ तस्करों से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए और 1 गौ वंश को मुक्त कराया गया। आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए अब बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां पर अवैध निर्माणों की सूची जो है वो बन रही है। आपको बताते चले कि यहां पर दबाव में रोकी गई सीलिंग पर एमडीडीए अलर्ट मोड पर अवैध निर्माणों की बन रही है सूची, जहां सूची में बड़े बड़े अवैध निर्माणों पर वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया की कड़ी निगरानी। जहां एमडीडीए के नियमों के विरुद्ध हो रहे अवैध निर्माणों पर कंपाउंड नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। और आपको ये भी बताते चले कि अवैध निर्माणों पर कंपाउंड कराकर एमडीडीए का बढ़ाना है राजस्व। एमडीडीए राजस्व से करता है लगातार विकास कार्य। एमडीडीए के नियमों का पालन कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता। तो अवैध निर्माणों की बन रही है सूची, जहां दबाव में रोकी गई सीलिंग पर एमडीडीए अलर्ट मोड पर सूची में बड़े बड़े अवैध निर्माण। और आपको ये भी बताते चले कि अवैध निर्माणों पर वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बनिया की कड़ी निगरानी। जहां एमडीडीए के नियमों के विरुद्ध हो रहे अवैध निर्माणों पर कंपाउंड नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब यहां पर अवैध निर्माणों की सूची जो है वो तैयार की जा रही है, लगातार निगरानी भी अब इस पे की जा रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल कहें ज्योति, लगातार जिस हिसाब से अवैध निर्माणों की यहाँ पर शिकायतें आ रही थी, कई बार कार्रवाइयां नहीं हो पा रही थी किसी चीजों को लेकर, कहीं दबाव था, कहीं कोई चीजें थी, कहीं ऐसी भी चीजें थी कि जहां सीलिंग के ऑर्डर हो गए उसके बावजूद भी सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो अब उन चीजों पे कहीं ना कहीं अब एमडीडीए ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है और उन्होंने कहा है कि सभी लोग या तो कंपाउंड करा ले, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कंपाउंड कराने से यह होता है कि वो वैधता उसकी बन जाती है और सरकार को, डिपार्टमेंट को राजस्व मिलता है, जिससे विकास कार्य होते हैं। तो वही अब सूचियां काफी तैयार हो चुकी हैं। वीसी जो बंशीधर तिवारी है, सचिव मोहन सिंह बर्निया लगातार इन चीजों पे नजर बनाए हुए हैं
उनका यही कहना है कि या तो अवैध निर्माण वाले मानक अनुसार काम करें, एमडीडीए नक्शा पास कराएं, और जो अवैध निर्माण कर रहे हैं वो कंपाउंड करा ले, नहीं तो उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए लगभग कहें तो एमडीडीए ने सभी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगातार वो इन चीजों पर नजरें बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि समय आने पर बहुत ही जल्दी इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए कमल, एमडीडीए की तरफ से सख्त यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जो भी नियम के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और सतर्क रहने के लिए भी यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहने के लिए भी उनकी तरफ से बोला गया है। हाँ बिल्कुल कहें ज्योति, क्योंकि लगातार ऋषिकेश एक ऐसी जगह है लगातार जहां पर अवैध निर्माणों की एक तरह से बाढ़ है, और जब कई कार्रवाइयां होती हैं बड़े लोगों पे, वो तो कहीं ना कहीं दबाव आ जाता है, तो कार्रवाइयां रुक जाती हैं, पेंडिंग हो जाती है। ये नहीं खत्म होती है पर पेंडिंग हो जाती हैं। तो अब उन चीजों को धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कहां से बड़े बड़े निर्माण है, कहां से बड़ा राजस्व विभाग को मिल सकता है। तो उन्हीं चीजों पे अब सूचियां तैयार हो रही है, देखा जा रहा है, और कि कौन कौन से किस बड़े निर्माणों से कितना राजस्व कंपाउंड के अनुसार यहां विभाग को मिल सकता है। तो चीजें देखी जा रही है। अगर वो चीजें कंपाउंड नहीं कराएंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी भविष्य में उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होंगी, ताकि सीलिंग की कार्रवाई होगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, एमडीडी ने अब ये भी एक बहुत बड़ा बना दिया है कि जिनकी सीलिंग होती है, जो फ्लैट्स बना रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में भेज दिया जाता है कि ये जो है अवैध निर्माण है और इसकी विभाग द्वारा सीलिंग कार्रवाई की है, कृपया इसकी रजिस्ट्रियां भी रोक दें। तो इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं, और हम भी उपभोक्ताओं से लगातार बात करते रहते हैं कि ऐसे निर्माण है जहां नक्शे पास नहीं है, कुछ नहीं है, और लगातार वो चीजें बनाई जा रही हैं, उनको भी देखना होगा कि भविष्य में कभी भी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि एक बार आदमी घर खरीदता है और उसको उसी अनुसार खरीदना चाहिए, अपने कागजों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, विभाग से नक्शा पास देखना चाहिए, तभी उन फ्लैटों को खरीदे, नहीं तो करोड़ों रुपए उन उपभोक्ताओं के कभी भी फंस सकते हैं, कभी भी संकट में आ सकते हैं। तो ये चीजें उपभोक्ताओं को भी समझना होगा कि वो जो भी जगह खरीदे वो सारी चीजें देख ले कि यहाँ प्रॉपर रजिस्ट्री हो सकती है, प्रॉपर यहाँ पर एमडीडी द्वारा नक्शा पास है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें उपभोक्ताओं को देखनी पड़ेगी, तभी वो उनके जो पैसे हैं, जो एक घर एक बार ही खरीदे, कहीं उनका परेशानी में ना वो पैसा फंस जाए, ये चीज भी उपभोक्ताओं को अब देखनी जरूरी होगी। बिल्कुल। और कमल, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि जैसे एमडीडीए के तहत अब तक कहां पर ये कार्रवाई की गई है? हाँ, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे इलाके हैं कि जहां कार्रवाई होती है, लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कि जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे से दबाव बना के उन नियमों को रुकवा देते हैं, उनको फिलहाल कुछ दिन के लिए शांत कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन लोगों को देखना चाहिए, आपने शांत तो कर दिया, पर फाइलों में, सरकारी फाइलों में वो सब चीज पेंडिंग है। क्योंकि जब सरकारी कागज एक बार चल जाता है और फाइलों का कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तो वो हमेशा पेंडिंग रहती है। और ये चीजें देखनी भी होगी कि इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो भी आप फ्लैट्स बना रहे हो, जो भी आप निर्माण कर रहे हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, आप उसका प्रॉपर एमडीडी नक्शा पास कराओ, ताकि जिस उपभोक्ता को आप फ्लैट दो तो उसको भी किसी दिक्कत का सामना पड़े और आपको भी ये ना हो कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। तो इसलिए सब चीजों को देखते हुए एमडीडी से मानकों ही कार्य करें, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी ना हो और आपका भविष्य भी उज्जवल रहे। बिल्कुल कमल, अब देखिए वही अब वीसी बंशीधर जो है, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी जो है वो अवैध निर्माण पर लगा के रखा है, और उनकी तरफ से यहाँ पर बोला भी गया है कि अगर अवैध निर्माण जो है अगर पाया गया तो उस पर एक्शन जो है वो पूरी तरह से लिया जाएगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े निर्माण हैं जो अवैध बन रहे हैं और किसी कारण दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उनसे यही कहा जाएगा कि आप इसको वैध करवाइए, आप कंपाउंड कराइए, तो इससे ज्यादा राजस्व डिपार्टमेंट में आ सके और वो वैध हो सके, उपभोक्ताओं को परेशानी। और साथ ही जब राजस्व डिपार्टमेंट में आएगा तो लगातार वो पार्क का निर्माण करता है, सड़कों का निर्माण करता है, पार्किंग की निर्माण करता है, और भी बड़े बड़े निर्माण एमडीडी द्वारा वगैरह किए जाते हैं। जब उसके पास राजस्व आएगा तभी वो कर पाएगा। और इस चीज को लेकर अब मैंने कहा ना, वीसी बंशीधर तिवारी और जो एमडीडीए के सचिव है बेंतिया, उनकी अब पैनी नजर इन अवैध निर्माणों पर हो गई और बहुत बड़ी कार्रवाइयां भविष्य में हो सकती हैं।
बिल्कुल, और ये जो सूची सामने आई है कि जिसमें बड़े बड़े जो अवैध निर्माण जो है वो शामिल है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, उनमें कौन से ऐसे अवैध निर्माण जो है जो ये सूची में शामिल है? कमल। हाँ बिल्कुल, कहीं है ज्योति, अभी नाम खोलना किसी का ठीक नहीं रहता, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं तो अभी आप अपना कंपाउंड करा लें। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सूची वो हमारे पास उपलब्ध है, जब देखेंगे कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, किस दबाव में नहीं हो रहा, दबाव जब खत्म हो तब भी नहीं होगी, तो वो सूची जारी की जाएगी ताकि उनके पास बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सके। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नाम लेना अभी सही नहीं होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर, यह अवैध निर्माण पर किस तरीके का एमडीए के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।